बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वहीद अजीमी। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो एक खामोश और कातिल बीमारी है। ये बगैर अलामात की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और फिर आखिरकार इसका नतीजा हार्ट अटैक और फालिज है। ये बहुत आम लेकिन संगीन बीमारी है। जी, आज हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की नालियों में, शरियानों में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और दीगर मादे जमा होकर प्लाक बना देते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियां तंग हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा उसमें पार्शली और बाज़ दफ़ा उनमें कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से खून की रवानी मुतासर होती है, ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा होती है और आखिरकार इसका नतीजा दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक और फालिज है। अगर हम इसकी अलामत की बात करें तो शुरू में बज़ाहिर देखने में कोई अलामत समझ नहीं आती, कोई अलामत सामने नहीं आती, लेकिन फिर अचानक से हार्ट पेन या एंजाइना शुरू हो जाता है, चलते हुए सांस फूलता है, सांस लेने में दुश्वारी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पट्ठों में दर्द होता है, टांगों और बाजुओं में दर्द होता है, थकन और कमजोरी का एहसास होता है और आखिरकार फालिज या हार्ट अटैक हो सकता है। अगर इसकी हम काजिज़ की बात करें, इसकी वजूहात को देखें तो इसकी एक बड़ी वजह हाइपरलिपिडेमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल का होना है। इसके साथ साथ इसकी बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर या शुगर का मुस्तकिल तौर पर हाई रहना है। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें भी इस बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो तब भी इस बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं जिसकी वजह से बाज़ लोगों में इस बीमारी की टेंडेंसी या रुझान ज़्यादा देखने को मिलता है। वो लोग जो बड़ी आराम पसंदी की ज़िंदगी गुजारते हैं, सेडेंटरी लाइफ गुजारते हैं, यानी किसी किस्म की वॉक, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनमें भी इस बीमारी के बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। डाइटरी हैबिट्स भी इसकी एक बड़ी वजह है। जो लोग मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हाई फैट डाइट इस्तेमाल करते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ या फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें भी इस बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओल्ड एज भी इसका एक फैक्टर है। जो इंसान की उम्र बढ़ती है, इस बीमारी के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इस बीमारी की बर वक्त तशख़ीस ही इसका बेहतरीन इलाज है। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट, इसमें शुगर मॉनिटर की जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया जाता है। इसके अलावा हार्ट पेशेंट में ECG या इकोकार्डियोग्राम, जदीद हालतों में एंजियोप्लास्टी भी एडवाइस की जाती है। इसके अलावा CT स्कैन या MRI की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो आम तौर पर कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन दी जाती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, ब्लड थिनर इस्तेमाल करवाए जाते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन जो खून को पतला रखती हैं ताकि खून की रवानी मुसलसल और बाकायदा रहे। इस बीमारी के इलाज के लिए और इस बीमारी से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए, हैबिट्स को चेंज किया जाए, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को अपनी खुराक का हिस्सा बनाया जाए, हाई फैट डाइट्स, फास्ट फूड, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज और वॉक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट कम करने की कोशिश करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग क्विट करें या कम से कम उसको मिनिमाइज कर दें और फिर ग्रेजुअली उसको क्विट करें। रेगुलर बेसिस पर अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें। होम्योपैथिक तरीका इलाज की बात करें तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसके लिए बहुत अच्छा आजमूदा और मौसर इलाज मौजूद है। होम्योपैथिक में आम तौर पर जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनमें ओरोमेट, ब्राइटाम्योर, कोलिस्ट्रीनम, कैल्केरिया फ्लोर, प्लम्बामेट, फास्फोरस, नक्स वोमिका, पल्साटिला और एलियम स्टाइवा शामिल हैं। ये मेडिसिन ना सिर्फ इस बीमारी का इलाज है बल्कि आप इन मेडिसिन को जरूरत के मुताबिक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, खातिर खा फ़ायदा उठाएंगे और हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।